नमस्कार मित्रों, आप सभी के एक बार फिर से स्टडी मेंटर पर स्वागत है। पिछली 6 क्लासेस में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ज्योग्राफी 6 क्लास की कंप्लीट की है, जिसमें हमने सौर मंडल से शुरू किया था और सौर मंडल के सारे एस्पेक्ट्स को समझने के बाद हमने अक्षांश देशांतर पिछली 3 वीडियो में, जो कि चैप्टर 2 से रिलेटेड थी, एसोसिएटेड थी, उसको पढ़ा, उसको समझा, जाना। पिछला चैप्टर और चैप्टर 1 और 2 दोनों ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो दिन रात की प्रक्रिया है, सुबह शाम जो प्रक्रिया से होती है, या मौसमिक जो परिवर्तन होते हैं हमारे सौरमंडल में, हमारी पृथ्वी पे, वो जो है इस चैप्टर से जुड़ी हुई है। तो इसे जो है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप जो है इसको काफ़ी लाइटली ले, और मैं इसे 2 क्लासेस में कंप्लीट करूँगा। इसके लिए 3 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 में ये हो जाएगी। और साथ के साथ आप जो है अपनी नोटबुक और पेन जो है साथ में लेके बैठें, और जो चीज़ें समझाई जा रही है उसे नोट डाउन करें, उसे एक नोट्स के रूप में जो है आप तब्दील कर सकते हैं, और चीज़ों को आराम से समझें, आराम से फ्री टाइम में बैठ के पूरी वीडियो को एक बार देखें। पूरी जो एक क्लास है जो लगभग 20 मिनट के राउंड में बनती है, उसे जो है आप पूरे आराम से देखें और जो चीज़ें हैं उसमें समझें, और लाइक करें, कमेंट करें, और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ। लेकिन इसे शुरू करने से पहले जो है हमें कुछ चीज़ें जाननी होगी। जैसा मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहा हूँ कि चैप्टर शुरू करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, अब जब चैप्टर को हम सीधे रीडिंग दे वो सही नहीं है। घूर्णन, परिक्रमण, ये सब चीज़ों को आपको प्रदीप्त, वृत्त, ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी। उसके बाद ही चैप्टर में जब आप आएंगे तो आप बेहतर ढंग से चैप्टर को समझ सकते हैं। अदरवाइज़ बस रीडिंग देने के लिए कोई मतलब नहीं है, वो रीडिंग तो आप भी घर बैठे दे सकते हैं। तो इन सब पे आने से पहले मैं 3 चीज़ें जो हैं आप लोगों को चाहता हूँ कि बताऊँ पहले, उसके बाद जो है हम चैप्टर को शुरू करेंगे। तब जाकर चैप्टर को समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी, कंफर्टेबल रहेंगे आप। ठीक है, फिर हम एक ब्लैंक पेज पे आते हैं, उसके बाद जो है हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। अब जो चीज़ें हमें समझनी हैं वो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ की घूर्णन क्या है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है। घूर्णन को रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन। और दूसरी चीज़ है परिक्रमण, मतलब परिक्रमा करना, किसी चीज़ की परिक्रमा। जैसे सामान्यतः हम मंदिर जाते हैं या किसी आस्था वाले जगह पे जाते हैं, तो हम जनरली, हमारे कल्चर में ये चीज़ है कि हम परिक्रमा करते हैं मंदिर के चारों तरफ जो है। या बुद्धिस्ट टेम्पल में आप जाते हैं तो वहाँ भी आप परिक्रमा करते हैं, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो वही चीज़ है परिक्रमण, उसे बोलते हैं हम रेवोल्यूशन। ये 2 टर्म है, इन दोनों टर्म के अंतर को समझना होगा और ये है क्या, इसे समझना होगा। उसके बाद हम चैप्टर में आएंगे। और एक टर्म और है प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, तो इसको, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। पहले हम इन दोनों को समझते हैं, उसके बाद हम प्रदीप्त वृत्त को भी समझेंगे। पहली चीज़ की घूर्णन, इसके बारे में जो चीज़ें हमें जाननी है वो ये है कि पृथ्वी जो है, हम जानते हैं कि अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है। ये पृथ्वी है, और मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। इसके पीछे कारण है कि सूरज के गुरुत्वाकर्षण के इम्पैक्ट से ये जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये अक्ष है पृथ्वी की, जिसपे वो थोड़ी टेढ़ी होकर ये घूम रही है। ठीक है, तो जो 23.5 डिग्री का एंगल बनता है।
तो इस घूर्णन की प्रक्रिया से क्या होता है कि दिन और रात की प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कि जब घूर्णन कर रही है पृथ्वी अपने अक्ष पे इसके और इसके सहारे, और यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो जब ये घूर्णन की प्रक्रिया हो रही होगी तो जब सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पड़ रहा है इस पे पृथ्वी पे, तो कुल लगता है 24 घंटा अपने अक्ष पे एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में। तो 12 घंटे तक इस हिस्से में क्या होगा, दिन होगा, तो इस हिस्से में क्या होगा, रात होगा। यहाँ दिन होगा अगर 12 घंटे तक, तो यहाँ पे रात होगा। फिर 12 घंटे बाद क्या होगा कि ये जब ये ऐसे घूमते हुए अपना चक्कर को ये अपने ही अक्ष पे जो घूम रहा है इस अक्ष के सहारे, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा यहाँ पे 12 घंटे बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा दिन, और ये वाला हिस्सा जब इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रात। तो इस घूर्णन की प्रक्रिया के कारण ही क्या होता है, दिन और रात। कंफ्यूज नहीं होइएगा। और घूर्णन को इंग्लिश में जो रोटेशन शब्द है इसको याद रखिएगा। कभी कभी एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि घूर्णन और परिक्रमण क्या है। परिक्रमण को आप वहीं सीधे समझिए, जैसा मैंने बताया था कि परिक्रमा करना है। जैसे मंदिर की हम परिक्रमा करते हैं 3 बार 5 बार 8 बार, जो भी कुछ अगर हम ईश्वर से मांगते हैं या फिर अपनी आस्था को और मजबूत करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम परिक्रमा करते हैं। तो वही उसी चीज़ से इसको जोड़ लीजिए परिक्रमा को, तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गई घूर्णन। घूर्णन के एक पूरे घूर्णन में 24 घंटे, 12 घंटे का 2 टर्म है, मतलब 2 टर्म पूरा होता है 12 घंटे का। तो एक साइड में दिन तो 12 घंटे तक, तो दूसरे साइड में रात। ये प्रक्रिया, ये सामान्य प्रक्रिया, ठीक। इसके कारण क्या होता है, दिन और रात। कंफ्यूज नहीं होना है, ये 2 टर्म आपको याद रखने हैं। दूसरी चीज परिक्रमण। परिक्रमण में क्या है कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है, और सारे ग्रह जो 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, जिसके केंद्र में क्या है, सूर्य, सभी उसकी, पहली कक्षा में हमने सौरमंडल पढ़ा था, वहाँ हमने देखा था कि कैसे जो है एक दीर्घवृत्ताकार पथ में सारे ग्रह, जो 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के, वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो इसी सौरमंडल का हिस्सा पृथ्वी भी है, ये भी सूर्य का चक्कर लगा रहा होता है। तो एक दीर्घवृत्तीय पथ पे पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर लगा रही होती है। और मैंने पिछली कक्षा में आपको समझाया था कि 3-3 महीने का एक टर्म आपको बताया था कि एक एक कंडीशन बनती है 3-3 महीने के बाद, कि सूर्य जब अपने लोकेशन पे कहाँ है, कर्क पे है, मकर पे है, या इक्वेटर पे है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन और इक्वेटर, या कर्क रेखा कहिए, मकर रेखा कहिए और विषुवत रेखा कहिए। इन तीनों टर्मों को मैंने पिछली कक्षा में काफ़ी अच्छे से समझाया था आपको, और फिर हम आगे एक बार और इसको देखेंगे इसी चैप्टर में। तो परिक्रमण का मतलब है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना या परिक्रमा करना, ठीक है, अपने पथ पे, जो इसका दीर्घवृत्तीय पथ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई परिक्रमा का। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण मौसमी परिवर्तन होगा, मौसम का परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि कहाँ से कहाँ के बीच में है, ये कर्क से मकर के बीच में ही रहता है, ठीक है। तो जब इसका लोकेशन मकर पे होगा तो कर्क पे मौसम अलग होगा, जब लोकेशन कर्क पे होगा तो मकर पे मौसम अलग होगा, विषुवत पे होगा तो विषुवत पे अलग मौसम होगा, तो इन दोनों पे अलग मौसम होगा। तो मौसमिक परिवर्तन, या जो मौसम में परिवर्तन होता है हमारे यहाँ, या ऑस्ट्रेलिया में, या यूरोप में, या नॉर्थ अमेरिका में, या किसी भी कॉन्टिनेंट में, या किसी भी जगह पे, या साउथ इंडिया में रखिए, या नॉर्थ इंडिया में रखिए, ईस्टर्न इंडिया में रखिए, वेस्टर्न, कहीं भी, तो उसके पीछे जो है परिक्रमण का इम्पैक्ट होता है। घूर्णन से मौसमिक परिवर्तन नहीं होगा, घूर्णन से दैनिक परिवर्तन होगा, मतलब कि डेली दिन और रात की प्रक्रिया का होना,
ये सब घूर्णन पे आधारित है, जबकि परिक्रमण पे क्या आधारित होगा? मौसमिक परिवर्तन। इन दोनों कॉन्सेप्ट में मुझे नहीं लगता कि अब कोई आपको दिक्कत होगी, आप समझ गए होंगे काफ़ी आसानी से। ठीक है, अब हम आते हैं प्रदीप्त वृत्त क्या है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं प्रदीप्त वृत्त। अब मैंने आपको एक चीज़ अभी कुछ देर पहले इसी चैप्टर में समझाया कि ये जो है पृथ्वी का अक्ष है 23.5 डिग्री पे झुका हुआ, ठीक, जिसके सहारे पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा सूर्य है जो कि अपना प्रकाश हमें दे रहा है। ठीक है, सन की लाइट पड़ रही है, यहाँ पे आ रही है पृथ्वी पे। तो जब सन की लाइट आएगी तो वो पृथ्वी के अक्ष से उसको मतलब नहीं है, वो बिल्कुल सीधा पड़ेगा। सीधा पड़ेगा का मतलब है कि बिल्कुल ऐसा प्रकाश जब पड़ेगा सूर्य का तो बिल्कुल सीधा पड़ेगा। ये नहीं है कि वो इतने से इतने के बीच में ही कहेगा कि नहीं आप अपने अक्ष पे झुके हुए तो हम भी उसी अनुसार आपको प्रकाश देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने अनुसार चलेगा। तो जब सूर्य का प्रकाश इस हिस्से में पड़ता है तो इन सारे हिस्सों पे क्या होगा? प्रकाश होगा। तो वही चीज़ है, यह एक क्या हो गया? वृत्त हो गया, जो कि दिन और रात का, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गई? रात होगी। यही है प्रदीप्त वृत्त। ग्लोब पे जो है या वास्तविक पृथ्वी, ग्लोब क्या है? प्रतिरूप ही है। पिछली कक्षा में हमने इस चीज़ को समझा था कि इस हिस्से में प्रकाश फैलेगा, प्रकाशमय होगा, और दूसरे हिस्से क्या होगा? अंधेरा होगा। तो यहाँ पे रात होगी। तो यही क्या है? प्रदीप्त वृत्त एक टर्म है। आपको इसे, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक जो सीधी लाइन में हमने खींची है, इसको ही कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे जैसा लग रहा है। अब हम आते हैं चैप्टर में, और फिर हम चैप्टर को पढ़ेंगे, और अगर कुछ नया टर्म आता है तो फिर हम उसे समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम वापस आते हैं चैप्टर में। यहाँ मैंने लिखा है वही चीज़ है जो आप भी नोट डाउन कर लें अपने किताब पे और उस चीज़ को समझें। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। हमने समझ लिया इस चीज़ को। घूर्णन अपने अक्ष पे घूमना, परिक्रमण मतलब सूर्य की परिक्रमा करना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। हमने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह का 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए टोटल कितना होता है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में आप जब 23.5 डिग्री झुका हुआ है तो बाकी कितने बच गए? तो 66.5 डिग्री। तो वहीं 66.5 डिग्री यहाँ पे बताया गया। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सूर्य इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, ये प्रदीप्त वृत्त वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था वो चीज़ भी बताई थी, या फिर रोटेशन के समय भी मैंने समझाया था कि जब रोटेशन करना है, घूर्णन कर रहा है, तो उस समय भी आधे भाग पे दिन होगा और आधे भाग पे रात होगा। ये 12 घंटे के बाद प्रक्रिया चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य के से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वह प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। बिल्कुल सही, हमने समझा था प्रदीप्त वृत्त क्या है। यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये प्रदीप्त वृत्त को इन्होंने इंडिकेट किया है। ठीक है, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख रहे हैं। ठीक है, अक्ष के साथ नहीं मिलता। मैंने आपको बोला था ना कि अक्ष के साथ उसको सूर्य को कोई लेना देना नहीं है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है नहीं झुकी हुई, वो अपना बस प्रकाश देगा। तो प्रकाश आधे हिस्से में बिल्कुल पड़ेगा
और फिर आधा हिस्सा अंधेरा होगा। ये चीज़ भी हमने समझ लिया। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, बिल्कुल सही। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है या पृथ्वी की दैनिक गति है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं। घूर्णन से दिन और रात होती है, परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन, ये सब चीज़ हम समझ चुके हैं, ठीक है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। अगर जो मान लीजिए कि ये सूर्य है, ये अपना प्रकाश इधर दे रहा है पृथ्वी पे, तो जो ये पृथ्वी है ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो जब इस हिस्से में अगर पृथ्वी अपने घूर्णन नहीं करेगा तो केवल इस हिस्से में हमेशा दिन होगा और यहाँ पे हमेशा रात होगा, अंधेरा होगा। तो वही चीज़ है कि जब घूर्णन करेगी तो 12 घंटे बाद ये हिस्सा इधर आ जाएगा और ये हिस्सा उजाले वाला इधर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा? दिन और रात की प्रक्रिया दोनों हिस्से में चलती रहेगी, ठीक है। पृथ्वी के सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पृथ्वी और पूरे समय ठंड रहेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं परिक्रमण। परिक्रमण मैंने समझा दिया है आपको, अब हम इसमें देखते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा और काफ़ी आराम से समझिएगा चीज़ों को। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। बिल्कुल, परिक्रमा या परिक्रमण हमने समझ लिया, इसे इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और हाफ मतलब 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। हम लोग इसे सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें हम नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में, चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली है, फिर से हम यहीं पे हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष बचे 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो 6 घंटे का आप 4 टर्म लेंगे तो 6 गुने 4 बराबर 24, तो 24 से एक दिन का निर्माण हो जाएगा। तो ये 6 घंटे जो एक्स्ट्रा प्रति वर्ष होते हैं वहीं 4 वर्षों में मिलकर एक नया दिन बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष। जो 28 फरवरी जो है 29 फरवरी में तब्दील हो जाता है, वहीं वह लीप वर्ष है, ठीक है। चलिए, अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी में 28 दिन के बदले 29 दिन हो जाता है। ऐसा वर्ष हमेशा 366 दिनों का होता है, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि आपका लीप वर्ष कब होगा, ठीक है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। 4 ऋतुएं होती हैं, ठीक है। गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद, ठीक है। ऋतुओं के परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमने पिछली कक्षा में एक चीज़ समझा था कि मैप बनाकर मैंने बताया था आपको, एक सर्किल बनाकर ऐसे मैंने 4 कंडीशन आपको समझाई थी कि क्या होता है, कब पृथ्वी के लोकेशन पे सूर्य का प्रकाश कहाँ पे पड़ रहा होता है। एक टेबल बनाई थी हमने पिछली कक्षा में, आपको याद होगा, या अगर नहीं होगा तो उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ मैं बस उसको थोड़ा सा इंडिकेट करूँगा। यहाँ पे हमने बताया था ये कर्क रेखा माना था, और ये माना था 0 डिग्री इक्वेटर, और ये माना था मकर रेखा, मतलब कि 23.5 डिग्री साउथ, और ये है नॉर्थ, ठीक है। तो एक मैंने 21 जून को यहाँ पे बोला था सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, यहाँ 23 सितंबर और 21 मार्च इक्वेटर पे, और यहाँ पे 22 दिसंबर। एक मैंने ये साइकिल आपको समझाया था, एक बार फिर से उसमें आप पुराने वीडियो को देख के इसको समझ लीजिएगा। और यहीं पे इस डायग्राम के माध्यम से यही समझाया गया है। 21 मार्च को क्या होगा?
वसंत ऋतु विषुवत रेखा पे। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से ये चीज़ यहाँ आएगी तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, जो सूर्य से प्रकाश है सीधी पड़ेगी इस समय। यहाँ पे इस समय सीधी पड़ रही है। फिर यहाँ पे सीधी पड़ेगी तो यहाँ 23 दिसंबर को तो यहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा होगी, वसंत ऋतु और वसंत ऋतु होगा। सेम कंडीशन इसके साथ है। इसी चीज़ को इन्होंने अलग अलग टर्म में समझाया है। आज की कक्षा में हम इतना रहने देते हैं। अगली कक्षा में जो हमें पढ़ना है उसमें अपसौर है। अपसौर की प्रक्रिया है, जो सूर्य की स्थिति और सूर्य और पृथ्वी की स्थिति के कारण जो है, जब अधिकतम दूरी न्यूनतम दूरी वाले कंडीशंस होते हैं तो अपसौर और उपसौर दो टर्म आते हैं। इस चीज़ को हम समझेंगे। और संक्रांति भी एक टर्म आता है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, उसे भी हम समझेंगे कि ये है क्या और कैसे होता है। ठीक है। आज की कक्षा में हम इतना ही रहने देते हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबा भी वीडियो सही नहीं रहेगा। आप इसे एक बार अच्छे से समझें और जो जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं आप उसे नोट डाउन कर ले। काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उसके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, नमस्कार।